देखिए, ज़ाहिर बात है क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि आरक्षण को लेकर 2 तरह के मत दिखाई पड़ते हैं क्योंकि देखिए, इसको लेकर जो स्थिति बनी हुई है राहुल, वो बड़ी असहज बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि भई क्रीमी लेयर को अगर अगर आप अलग कर देंगे तो आरक्षण का मतलब रह कुछ नहीं जाएगा। ऐसे में आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चिराग पासवान का आपने ज़िक्र किया, चिराग पासवान भी ये बात कहते हुए नज़र आए कि भई आरक्षण का जो मुद्दा है वो आर्थिक तौर पर तो है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने चिराग पासवान के बयान का ज़िक्र किया, तो बेशक यहाँ पर वो दलित समाज को यहाँ पर जिस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में अगर चिराग पासवान इसी मामले पर अगर अड़े रहते हैं, तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, केंद्र की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। आरक्षण का मुद्दा, क्या ये मुद्दा देश में मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? आरक्षण की ये चिंगारी अगर दिल्ली तक पहुंचती है तो क्या इसका असर सत्ता पर पड़ता दिखाई देगा? और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण को लेकर आया, उसमें 2 भाग बट गए। एक भाग वो हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले में मायावती बसपा प्रमुख हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो समर्थन करने वाले भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला है वो सही है, जिनमें जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा है। लेकिन बात अगर मैं आरक्षण की कर रहा हूं तो मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि भले ही एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल चिराग पासवान की पार्टी भी है, लेकिन चिराग पासवान का जो बयान है वो ऐसे तौर पर दिखा रहा है कि वो सरकार का समर्थन नहीं कर रहे। क्या वो आरक्षण का जो फैसला आया है इस पर वो विरोध कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान, मायावती और अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद रावण, क्या ये दलित जो बड़े चेहरे हैं, पिछड़े वर्ग के जो बड़े चेहरे हैं, एक साथ अगर हाथ मिला लेते हैं तो क्या इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर, हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी मैं और सर इस खबर पे चर्चा कर भी रहे थे और सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई है दिल्ली को लेकर। क्या है दिल्ली को लेकर एक बड़ी बात? सर, क्या बड़ी खबर आई है आरक्षण को लेकर? और जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है बीजेपी के नेताओं ने, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर बात है क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि आरक्षण को लेकर 2 तरह के मत दिखाई पड़ते हैं क्योंकि देखिए, इसको लेकर जो स्थिति बनी हुई है राहुल, वो बड़ी असहज बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्रीमी लेयर को अगर आप अलग कर देंगे तो आरक्षण का मतलब रह कुछ नहीं जाएगा। ऐसे में आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, चिराग पासवान भी ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई आरक्षण का जो मुद्दा है वो आर्थिक तौर पर तो है ही नहीं, ये तो जातिगत जो छुआछूत है, असमानता, उसको लेकर है। तो ऐसे में सिर्फ आर्थिकता के ऊपर ये बात कहना कहीं से भी कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, इसीलिए वो इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई कोर्ट से वो अपील करेंगे कि इस फैसले के ऊपर पुनर्विचार किया जा सके। वहीं आज बीजेपी के जो SC ST के जो सांसद हैं, उन्होंने एक तरीके से PM मोदी से मुलाकात की और कहा है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए और सरकार भी इसको लेकर अध्यादेश लेकर आए ताकि इसको पलटा जा सके, इस फैसले को ख़त्म किया जा सके, ताकि जो दलितों में एक तरीके से जो SC ST वर्ग है उनमें एक तरीके से जो डर का माहौल है आरक्षण को लेकर वो ख़त्म किया जा सके। सर, एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। मैं चिराग पासवान को लेकर बात करना चाहूँगा कि चिराग पासवान एक बड़े चेहरे हैं और हमने देखा कि बिहार में एक बड़ी जीत उनको मिलती है, संसद में नई शपथ लेते हैं, हनुमान भी कहे जाते हैं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन अब यही हनुमान PM मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि भैया आपने पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया, आपने जो है दलितों के साथ इस तरीके से किया। ये सुर तो मायावती के भी हैं, ये सुर चंद्रशेखर आजाद रावण के भी हैं। तो क्या आने वाले वक्त में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अगर विपक्ष के साथ जुड़ जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होता है? देखिए, रामदास अठावले ने भी यही बात कही कि भाई इस तरह की चीज़ों को आप मत करिए, सामाजिक जो ताना बाना उसको जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, क्रीमी लेयर को लाकर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। और रही बात आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, देखिए कई मुद्दे ऐसे निकल कर सामने आए जिसमें चिराग पासवान जो एक तरीके से वो जो बीजेपी का स्टैंड है उसके ठीक खिलाफ नजर आते हैं। आप देखिए, वक्फ बोर्ड पर भी ये बात सामने आई कि चिराग पासवान की पार्टी यानी LJPR
पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के फैसले को किस तरीके से कमेटी के पास भिजवाना चाहती है, ताकि इसके ऊपर रिव्यू हो सके, इसके ऊपर तमाम तरह के जो तथ्य हैं उसके ऊपर बातचीत हो सके और उसके बाद ये संसद में लाया जा सके। तो यानी कि कई फैसले ऐसे हैं जहाँ पर चिराग पासवान जो है वो अलग थलग दिखाई देते हैं। और वहीं अगर हम आरक्षण की बात करें तो डे वन से उन्होंने इसका विरोध किया है। डे वन से उन्होंने ये कहा है कि भाई ये किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको याद होगा कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर भी उन्होंने मुखर तौर पर कहा था कि ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो ऐसे में आप ये मानकर चले चिराग पासवान जो है आने वाले दिनों में हो सकता है नाराजगी के चलते या इस बात से खफा होकर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाएं और यहाँ से एक तरीके से अपना पाला भी बदलते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि इंडिया गठबंधन से कई बार उनको ऑफर भी मिला है। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जहाँ पर तेजस्वी के साथ में चिराग पासवान उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए बहुत बारीकी से सर ने बताया और समझाया कि कैसे एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। एक बड़ा मुद्दा वो भी है जो कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है और वो मुद्दा जो है वो वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर है कि जो वक्फ बोर्ड में सरकार जिस एक्ट में जो बदलाव कर रही है इससे जो विपक्षी लोग हैं वो तो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां वो भी कहीं ना कहीं इस पे ऐतराज जता रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी मनीष जी जो मौजूद है। मनीष भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि हम देख रहे हैं कि जो दलित से जुड़ा मुद्दा है वो आरक्षण को लेकर है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये फैसला ना तो मायावती को अच्छा लगा, ना चंद्रशेखर आजाद रावण को सही लगा है। चिराग पासवान जो कि बीजेपी के साथ जुड़े, देखिए नीतीश कुमार चुप हैं लेकिन चिराग पासवान बगावत कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि मैं पहले भी दलितों के साथ खड़ा था, पासवान समाज के लोगों के साथ खड़ा था और आगे अगर जरूरत पड़ी तो तमाम जितने भी ये पिछड़े जाति के लोग हैं या जितने भी जो राजनीतिक पार्टी हैं इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करूंगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने चिराग पासवान के बयान का जिक्र किया तो बेशक यहाँ पर वो दलित समाज को यहाँ पर जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में अगर चिराग पासवान इसी मामले पर अगर अड़े रहते हैं तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, केंद्र की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और आपने मायावती का जिक्र किया तो मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जो कि कहीं ना कहीं दलितों के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में लड़ते हुए नजर आए हैं और आगे भी जिस तरीके से वो अब चल रहे हैं तो आगे भी दलितों के मुद्दे को लेकर ही लड़ेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से आरक्षण के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता हुआ नजर आया तो उसके बाद यहाँ पर तमाम पार्टियां जो है विरोध में नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है तो आने वाले समय में बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर सहयोगी दल ही जब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो विरोधी पार्टियों को तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शय मिलनी यहाँ पर तय है। मनीष भाई, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि अभी मैं दलितों का जो जिक्र कर रहा हूँ ये वोट बैंक भी है, लेकिन क्या बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर हो या इनसे जुड़ा जो मुद्दा हो उसको पे जो काम हो रहा है इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा, चुनावों पर असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में 8-10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में इन 10 विधानसभा के उपचुनाव पर कहीं ना कहीं मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलितों को साधने का प्रयास करेंगे। और शुरुआती दौर से देखा गया है आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने दलितों के मुद्दे को लेकर ही कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। और ऐसे में मायावती की अगर बात करें तो मायावती भी दलितों की राजनीति करती हुई नजर आती है, उनके हित में बात करती हुई नजर आती हैं। तो बेशक आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हो सकता है इस पर खामियाजा भी इसका उठाना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर दलितों का मुद्दा बड़ा होता हुआ नजर आता है तो बेशक यहाँ पर आने वाले समय में विधानसभा का जो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है या बिहार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनेगा और इस पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हमने जब अपने तमाम सहयोगियों से बात की, जब हमने अपने तमाम सहयोगियों से जाना तो एक बात जो बहुत अहम है वो है वोट बैंक को लेकर। तो जो वोट बैंक बीजेपी से हट रहा है या जो वोट बैंक बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है, क्या ये वोट बैंक अगर विपक्षी पार्टियों के साथ जुड़ जाता है तो क्या इसका चुनावों पर असर पड़ता नजर आएगा? और क्या वाकई विपक्षी पार्टियां जो अभी विपक्ष में हैं, जो ये सोच रही हैं कि सत्ता में आ जाए, तो क्या यही वोट बैंक है जो उन्हें दिल्ली की सत्ता पर काबिज करवाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आने वाले वक्त में देखना होगा। आरक्षण के जो बात हम कर रहे हैं, आरक्षण जैसा मुद्दा
क्या ये सत्ता जो दिल्ली में बैठ के चला रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े लोग, या फिर मैं बात कर लूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो क्या ये एक खतरा कहीं ना कहीं बन गया है ये ऐसे मुद्दे? और अगर बन गया है तो क्या बीजेपी आने वाले वक्त में तमाम चुनावों को भी हारती नजर आएगी? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।